सो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ लेकर के ये रिवीजन सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं हर एक चैप्टर का। केमिस्ट्री का भी आपने वीडियो देखा होगा रिवीजन का, ऐसे फिजिक्स का भी वीडियो आएगा, बायो का भी वीडियो आएगा। हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का हम लोग धीरे धीरे करके वीडियोस लेकर के आएंगे। हम हर एक चैप्टर को शुरू से पूरा रिवाइज करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन। और हम लोग इसमें रेफरेंस लेने वाले हैं ओसवाल बुक का। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर विद कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्लेन किया जाता है। तो बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम देखो टॉपिक वाइज खत्म करेंगे। आज हम लोग टॉपिक 1 पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्जेस के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन। चार्ज का एडिशन किस तरह किया जाता है, जैसे नंबर्स का एडिशन करते हैं। अगर -4 कूलाम चार्ज है और एक +4 कूलाम चार्ज है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल चार्ज 0 कूलाम्स आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। कुछ दिन पहले मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि 2.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम चार्ज और -2.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम चार्ज को आप लोग जोड़ के बताइए। तो प्रॉब्लम यहाँ तक है कि बच्चे इसको भी जोड़ नहीं सके। अब जोड़ना क्या है, सिंपल, जैसे मैथमेटिकल जोड़ते हैं, इन लोगों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 माइनस तो मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चार्जेस को जोड़ा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, कि ना ही चार्ज कहीं मतलब किसी को दिया जा सकता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो सम ऑफ चार्जेस क्या होता है, हमेशा सेम होता है, मतलब हमेशा कंजर्व रहता है। अब देखो क्वांटाइज्ड होते हैं चार्ज, नंबर्स मतलब 1 2 3 4 इस तरह से चार्ज रहेंगे। और सबसे पहला हमारा कूलाम्स लॉ है। अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं स्पेस में, दो चार्ज रखे हैं, एक क्यू चार्ज है और एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा उसको निकालने के लिए कूलाम साहब ने एक लॉ दिया था। क्या लॉ था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, इन दोनों के बीच के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस समथिंग ग्रेविटेशनल, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही है। और बाकी अगर इसको हम लोग हटाना चाहे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो हम यहाँ पे लगाते हैं KQ1 Q2 अपॉन r²। ये चीज होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब K क्या चीज है, K के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। K है कांस्टेंट और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 भी बहुत लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर। और मीडियम होगा तो ε0, बस ε हो जाएगा। और अगर एयर की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है नंबर्स में वो होती है 9 × 10⁹9। अब यूनिट की बात करते हैं, आपके एमसीक्यूज में आ जाता है यूनिट ऑफ क्या, के, यूनिट ऑफ के पूछ लेता है। तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। ये पढ़ रखा है। r की यूनिट चाहिए तो F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और चार्ज 2r चार्ज है तो कूलाम स्क्वायर। यही यूनिट होती है के की। आप निकालना चाहो निकाल सकते हो और रखना चाहो तो इसको रख लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। स्टार जिस चीज को मार्क कर रहा हूँ वो आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज दे रखा है, यही चीज जो मैंने बताया वही चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। प्रोडक्ट कैसा होगा, मैग्नीट्यूड का। स्केलर की बात कर रहे हैं अभी, स्केलर फॉर्म के, फिर वेक्टर की बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म भी है। जितना फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा होगा, दूसरा चार्ज भी उतना ही फोर्स पहले वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा होगा। यही चीजें यहाँ पर दे रखी है। कि क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब चीजें आप पढ़ लेना यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अगर के की वैल्यू आती है रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अभी आगे चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा। और सुपर पोजिशन, जो चार्जेस होते हैं वो कैसा लॉ फॉलो करते हैं, सुपर पोजिशन का लॉ फॉलो करते हैं। जिसका क्या मतलब है, अगर दो चार्जेस मीडियम में रखे हैं, दो चार्जेस हैं आपके रखे हुए स्पेस में, एक 1 है एक 2 है, तो 1 2 पे जितना फोर्स लगा होगा 2 1 पे भी लगा होगा। अगर तीसरा चार्ज आ गया तो अपना कुछ फोर्स इन दोनों के बीच का फोर्स कम नहीं होगा, ये तीसरे पे भी फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तीसरे चार्ज के आने से ये दूसरे वाले इन दोनों के आपस का बॉन्ड खराब नहीं होगा या फिर कम नहीं होने वाला है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। नेट फोर्सेस है उसको हम लोग को वेक्टर की तरह, अगर आपको निकालना है नेट चार्ज किसी बॉडी पे, नेट फोर्स निकालने के लिए, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है किसी बॉडी पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये चीजें आपको पता होंगी। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों क्या होता है, एक चार्ज के आसपास का
वो फील्ड जहां कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फील करे, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके पास कोई चार्ज लाओगे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे रखा है तो क्या वो उस चार्ज से अफेक्ट होगा? नहीं होगा बच्चों। मैग्नेट में भी आपने देखा होगा, मैग्नेट अगर बहुत दूर दूर कहीं रखे हुए हैं इनफाइनाइट पे, तो क्या होता है? क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं? नहीं करते। एक निश्चित डिस्टेंस पे आने के बाद ही अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर कुछ लोग इसी को बोलते हैं E इज इक्वल टू के की जगह लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमें कोई में चार्ज लाया, सपोज कोई क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लाया इस फील्ड के अंदर, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा हो वो निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। रिवीजन चल रहा है बच्चों, थोड़ा तो फास्ट रहेगा। अगर आपको पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ना है तो इसी पूरा चैप्टर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। बाकी कोई मतलब नहीं है पूरा चैप्टर देखने का, आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना शुरू करो, रिवाइज करो, चीज़ों को बहुत डीपली घुसना नहीं है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये चीज़ें नहीं हमें देखनी है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो क्वेश्चन होने वाले, वो हमें देखना है। ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा उससे। चलो, के क्यू अपन आर स्क्वायर। हमें कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाया, उस पर कितना फोर्स लगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? Q1 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इतने पूरे को हम E बोल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला एक और हमें मिल गया, E इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट था ना और क्यू था, तो ये हमें एक और फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। किसी चार्ज पे फोर्स निकालना हो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पे फोर्स निकालना हो, तो हम क्या लगाते हैं? E इंटू क्यू नॉट लगाते हैं। यही फॉर्मूला बेटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ खासियत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है, एग्जाम में आता है, 2 या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको क्या याद करनी है? पहले इमेजिनरी लाइन्स होती है जो कि पॉजिटिव से निकल करके टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव पे। पॉजिटिव से आती है, नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आती जाती है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमसीक्यूज में पूछ लेता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों। और स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है मैग्नेटिक फील्ड की? सबसे ज्यादा जहाँ पे घनी लाइंस होंगी, जहाँ पे डेंसिटी लाइंस की ज्यादा होगी, वहां पे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। अब देखो डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, द सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन भी आती है, ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट चार्जेस हो, थोड़ी सी कम, बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हुए हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब और क्या चीज है? द फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कोई रखा है तो उस पर जीरो होता है स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इधर जा रही है। और डाइपोल भी ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ऐसे उल्टा इसको रख दिया जाए, इसका ओरिएंटेशन जस्ट उल्टा कर दिया जाए। उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, बदतमीज हो गया ये। चलो छोड़ो, इतना पार्ट मुझे सेलेक्ट करना है। क्या हो गया तुम सेलेक्ट? हो गया इतना पार्ट सेलेक्ट। अब मैं इसको घुमा करके उल्टा करना चाहूँ, ऐसे रख दूँ। ऐसे जब रखूंगा तो एंगल जो थीटा होगा बीच का वो कितना हो जाएगा? जो ये एंगल होगा वो 180 हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज बार बार काम आएगी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर 180 डिग्री बन रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है। फोर्स जो लग रहा होता है वो 0 हो जाता है दोनों कंडीशन में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम अनस्टेबल। अनस्टेबल के लिए मैक्सिमम होती है और स्टेबल के लिए मिनिमम होती है। बच्चों इतनी चीजें आपको याद रखने वाली चीजें हैं। स्टेबल के लिए मिनिमम, अनस्टेबल के लिए मैक्सिमम होती है। ठीक है। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा इसको, एक डेरिवेशन में कराऊंगा, जो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाला है। जिससे पहले मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, बहुत लगातार बोल दिया मैंने। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे पानी पीने का।
तो ठीक है बच्चों, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क आपने पढ़ रखा है, पढ़ तो सब रखा है सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं, शुरू से पढ़ाइए पूरा। हमें तो लग रहा है सब नया नया, कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। देखो देखो बच्चों, क्या सोच है आप लोगों की। देखो क्या होता है टॉर्क बच्चों, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ज़्यादा ही मोटा हो गया मार्कर और हमने पेन भी गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं। अब डाइपोल के लिए हमें टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें हम एक डाइपोल ला करके रख देते हैं, लाल सा डाइपोल रखेंगे, आसमानी आसमानी डाइपोल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ से, इस चीज़ से। अब ये चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, किस फोर्स से, एफ, कितना होगा अपना इतना एफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो एफ कितना लग रहा होगा माइनस क्यू ई, और इधर पे भी जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई लग रहा होगा फोर्स, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ रही है। ये टॉर्क ऐसे है, इसको इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा। अब इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, जब ये रोटेशनल, ऐसा फोर्स जो रोटेशन कर रहा है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो अब इस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे ये इस एंड से इस एंड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। मान लेते हैं जो है ये इतना हिस्सा ए है, इतना हिस्सा ए, ये पूरा 2a है। डाइपोल जो है, डाइपोल की लेंथ कितनी है 2a है। तो हमें अगर इस पर टॉर्क निकालना है तो निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेंगे। फोर्स तो हमें पता चल गया, फोर्स कितना है क्यू ई है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम बात करें अगर इस डिस्टेंस को हमें निकालना है तो पहले तो हम टॉर्क लिख सकते हैं, फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है इस पर, क्यू ई लग रहा है, या एफ ही छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, या क्यू ई लिख लो बच्चों। आप गुस्सा हो जाते हो, चलो क्यू ई लिख लेते हैं, आप खुश, ठीक है, क्यू ई लिख लिया मैंने। अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ ना 2a साइन थीटा। अरे बच्चों इतना बात तो समझ में आ रही होगी, 2a साइन थीटा इस डिस्टेंस को बोल सकता हूँ कैसे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपो है, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को p ही मान लेते हैं और हाइपो कितना है 2a है, तो p इज इक्वल टू 2a साइन थीटा नहीं बोल सकते हैं। इतनी बात नहीं समझ में आ रही है, इतनी बात नहीं समझ में आ रही है तो बता सकते हो आप लोग, मैं समझा दूंगा अगर नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्यू ई साइन थीटा, हाँ 2a साइन थीटा। अच्छा ये हमारा q इंटू 2a, मतलब कि जो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू लेंथ जो डाइपोल की दे रखी है वो, तो लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है 2a है, तो q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ p, तो p e साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, हमारे टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। बच्चों समझ में आया, p e साइन थीटा होता है किसका, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों के। यहाँ पर हम थे टॉर्क पे थे, ये टॉर्क, इस पेज का ऑपरेशन कर रहे थे, टॉर्क मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यही चीज मैंने बताई, 0 से 360 एग्जिस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 पे क्या बनता है एग्जिस्ट अनस्टेबल। 0 हो या फिर 360 हो, 0 या फिर 360 हो तो कैसा स्टेबल, और 180 हो तो कितना हो जाएगा अनस्टेबल, जो मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्म डाइपोल एक्सपीरियंस टॉर्क एंड ए रोटेशनली मोटर, नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज 0। नेट फोर्स 0 होता है क्योंकि इधर से प्लस एफ क्यू लग रहा है और इधर से माइनस एफ क्यू लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 लग रहा होगा ना। इधर से माइनस क्यू ई और इधर से प्लस क्यू ई, एफ क्यू नहीं क्यू ई सॉरी। नेट फोर्स 0 होता है डाइपोल पे। अच्छा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है 0 नहीं होता है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करनी, ये है नहीं सिलेबस में, बस ये याद रखना 0 नहीं होता है। अभी डाइपोल मोमेंट मैंने बताया आपको, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल आपको निकालनी है एट अ एक्सियल पॉइंट और एट अ
एट एक्सियल पॉइंट भी आपको निकालनी है और एट इक्वेटोरियल पॉइंट निकालनी है। दोनों डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो, मतलब ये आप लोगों के लिए क्या है कि 3-4 नंबर में इक्वेशन आ ही सकता है। एक्सियल वाला आएगा तो 2 नंबर में, इक्वेटोरियल वाला आएगा तो 3 नंबर में आ जाएगा। और एक चीज और थी इसमें, वर्क डन भी निकालना। वर्क डन भी आया नहीं थे। हाँ, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, चलो इसमें नहीं दिया हुआ है, शायद दिया होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दे रखा है इधर। और इधर देखते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया है। मैंने कहीं तो देखा था बुक में वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ठीक है, नहीं दिया, मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन में डायरेक्ट शायद दिया होगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। मैं खुद से हेडिंग बना लेता हूँ, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक, फ्रॉम थीटा 1 टू, टू नहीं है, टू है, टू थीटा 2। मुझे लगता है मैंने पेन गलत सेलेक्ट किया या बहुत ज़्यादा मोटा सेलेक्ट किया। चलो ठीक है, राइटिंग का क्या ही करना है, बोर्ड आप लोगों को देना है, मुझे थोड़ी देना है बोर्ड एग्जाम। चलो देख लो बच्चों, अब थीटा 1 ओरिएंटेशन पे रखा है, उसको घुमाना है थीटा 2 तक, तो आपका क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। अच्छा, टॉर्क हम पहले निकाल लेंगे, टॉर्क, हाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, टॉर्क। और टॉर्क को ही अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो टॉर्क हमने क्या पढ़ रखा है, टॉर्क सर हमने पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये पढ़ा था सर हमने। अब आप कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट अगर हम कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारा ये वर्क आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और कहाँ से कहाँ करना है, थीटा 1 से घुमा करके थीटा 2 तक ले जाना है। तो वर्क डन, पी क्या है, कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ा तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और हमें अब इंटीग्रेट किसको करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, हमें बस खाली सर साइन को करना है इंटीग्रेट। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो इतना बढ़ा चढ़ा के मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड में ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिखना है, लंबा लंबा बढ़ाते रहो, फेंकते रहो लंबी लंबी, ताकि आपको नंबर मिले। ठीक है, तो वर्क डन का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, पीई। अच्छा, अब लिमिट रखेंगे, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, यही फॉर्मूला है आपका। अब इस क्वेश्चन हम लोग अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, एक चीज और समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इसको समझते हैं। ये पेन मुझे लगता है थोड़ा सा खराब हो चुका है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, फिर नए पेन का भी जुगाड़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, देख लो। अब क्या होगा, पहले पहला पॉइंट हम लिखेंगे एट एक्सियल, एक्सियल पॉइंट पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पे एक डाइपोल है, एक है माइनस क्यू चार्ज, एक है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है बच्चों, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये दिया हुआ है टॉपिक, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव रखा फिर नेगेटिव रखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम पहले नेगेटिव रखेंगे फिर पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, इस जगह से करते हैं, ये बात याद रखना। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं ए मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। मान लो यहाँ से एक पी पॉइंट है, ये इस डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब यहीं पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक वो फील्ड निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इस वाले चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं इसको। इस चार्ज के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के, ये चार्ज क्यू है, के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा, ए प्लस ए, 2a नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस a होगा। और ये वाला डिस्टेंस
ये आर यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा, तो ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं हटा दूँ तो बचेगा क्या, बस खाली यही डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ a प्लस एक्स, बोल सकता हूँ क्या, x में अगर बस a जोड़ दिया जाए तो क्या ये इस वाले चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब E2 की बात करूँ, दूसरे वाले चार्ज की जगह के क्यू, इसको अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, पूरे अगर x में से मैं a वाला पार्ट घटा दूँ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ ये डिस्टेंस मुझे चाहिए बच्चों। समझ रहे हो क्या ये चीज़। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करूँगा, दोनों को जोड़ दूंगा। अब जोड़ेंगे कैसे, ई नेट अगर मुझे निकालना है तो जोड़ेंगे दोनों को, कैसे क्या बच्चे, जोड़ना तो है ही। तो मैं क्या करूँगा, के क्यू को कॉमन ले लूँगा, अंदर की देखो कहाँ क्या कहानी बनती है, क्या हो जाएगा 1/a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा लगती है, देखने में बहुत गंदा लग रहा है, थोड़ा कायदे से लिखेंगे इसको, कुछ देखना ध्यान देना है, आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ई नेट की बात करते हैं, थोड़ा सारी चीज़ों को छोटा कर दें ताकि आपका यहीं पर आ जाए सारी। ठीक है, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2। अब इसको अगर हम E1 क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन ए एक्स प्लस ए लिख देंगे, ए प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो के और क्यू बाहर ले लो, के और जी बाहर आ गया, के क्यू बाहर ले लो, तो बचेगा 1/x प्लस ए, और इधर क्या बचेगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, एलसीएम ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या बन जाएगा, के क्यू यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई बच्चों मुझसे, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, यही सब गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखें तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना हमको, कैसे लिखना पड़ेगा, ई नेट, पहले मैं A2 इसको लिख दे रहा हूँ के क्यू, क्योंकि पॉजिटिव में इसलिए इसको पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव में इसको बाद में लिख देंगे के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बच्चों, के क्यू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल सिखाने का टाइम नहीं बचा है बच्चों, तो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिएगा कि मैं ये चीज़ें आपको नहीं बता सकता, कैसे आया ये चीज़ मत पूछिएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा आगे इधर में लिख रहा हूँ, इधर पूरी जगह खाली है इसलिए इधर आगे का लिखना चाह रहा हूँ मैं, कोई आ भी गया है तो के क्यू क्या हो जाएगा। अब इसको अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिख रहा है, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो एक बार एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, और एक बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखते हैं, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस, ठीक है, और अपॉन में क्या करते हैं स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं पूरे को, तो अगर आप इस पूरे को लिखेंगे क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा के क्यू 2x प्लस 2a इंटू, गलतियों का तो बम्बार लग रहा है आज, क्या होगा मेरा 2x इंटू 2a, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में जो चीज़ें हैं उनको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा, के क्यू 4ax अपॉन में ये आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर और x माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है बच्चों, a बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, a क्या है बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम a को छोड़ सकते हैं, जो a मतलब डायपोल के बीच का डिस्टेंस, क्या हमने पढ़ा है डायपोल की डिफिनेशन में, डायपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है और उससे बहुत दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो a क्या है, a इज मच मच स्मॉलर देन x, तो a को हम हटा सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के क्यू
के क्यू 4 ए को हटाना है, वी कैन रिमूव ए, के क्यू एक्स अपॉन, यहाँ से भी ए हटा सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दोनों ये भी स्क्वायर, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, एक को हटाओ तो के क्यू 4 अपॉन ए भी तो है, सॉरी हम यहाँ जब ये लेते हैं ये वाला जो फॉर्म, जब क्योंकि ए बहुत छोटा है, ए का अगर स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए ए हटा सकते हैं, बट यहाँ से ए रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ए रहेगा ही रहेगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा हमने ये पढ़ा है अभी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, क्या पढ़ा है डाइपोल मोमेंट का, 2AQ, यही तो होता है, तो हम 2AQ को मिला करके क्या बोल सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो 2P क्या हो गया भाई, 2P, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2P के अपॉन एक्स क्यूब, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, आपको लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ऊपर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम निकालेंगे, ये आपको इतना याद रखना है, एट एक्सियल पॉइंट इतना होता है, एट एक्सियल पॉइंट इतना होता है। अब इक्वेटर पे निकालने की कोशिश करेंगे, इक्वेटर मतलब ऊपर की तरफ, देखो ये है हमारा डाइपोल, इससे ऊपर कहीं, यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ से ये क्या डिस्टेंस है, मान लेते हैं r डिस्टेंस है, या फिर x हम लेके चल रहे हैं तो इस डिस्टेंस पर हम x लिखेंगे, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे, ये x डिस्टेंस है, मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a और a है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपो है ना, ये 90 डिग्री है, ये हाइपो है, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव फील्ड की तरफ आते हुए दिखती है मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव से जाते हुए दिखती है, तो हम इस डिस्टेंस में देखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी वो कहाँ जा रही होगी, कहीं इस डिस्टेंस पे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इस सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो कोशिश करता हूँ एक ट्राइंगल बना देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, फिर बनेगा बढ़िया। ये कैसा गंदा सा ट्राइंगल बन रहा है भाई, क्या ये ट्राइंगल लग रहा है आपको, ठीक है छोड़ो, ट्राइंगल कुछ नहीं। ये एक डाइपोल है, यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो एक्स है। अब यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए दिखती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आते हुए दिखती है, तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही होगी, यहाँ पर लग रही होगी, ये एंगल थीटा है तो इसको हम बोल सकते हैं ई कॉस थीटा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही होगी। अब हम ये डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, देख लो, यही तो डिस्टेंस है, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, हाइपो है, तो हाइपो ऐसे ही निकल जाएगा। अब हम इसको आगे अगर फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं पे लग रही है, तो ई नेट की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई कॉस थीटा। अच्छा ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू आर स्क्वायर की जगह पर क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस दे रखी है, तो ये डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन हाइपो, कितना दिया हुआ है हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना के क्यू, ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा नीचे, इस पर पावर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं क्या बच्चों 1/2 पावर, तो ये ए है, ये क्यू नहीं है, रिमेंबर दैट दिस इज ए। अब देखो जब पावर 1/2 लिख सकते हैं, अब पावर 1 प्लस 1/2 कितना होता है, जब दोनों प्रोडक्ट में तो पावर जुड़ जाती है, 3/2 लिख सकते हैं पावर को, यहाँ पे के क्यू ए अपॉन पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3/2, पी क्यू आ रहा है, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यही होता है, ठीक है चलो, और यहाँ पर हाइपो क्या हो जाएगा, ठीक,
ठीक है, अब देखो के क्यू बाई टू, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/। तो अब आपको पता है अगेन ए क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, इरेजर को थोड़ा सा छोटा करते हैं। तुम्हारा एक्स क्या है, हाँ के क्यू ए। अच्छा इधर से भी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से लग रही है, तो इस पर 2E कॉस थीटा होगा। देखो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और इधर से भी लग रही है, तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 2E कॉस थीटा होगा। यहाँ पे 2 भी रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा। ठीक है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, ज़्यादा लॉजिकल नहीं जाना है, अभी हमें क्या करना है, डेरिवेशन को पूरी तरह समझना है। तो 2QA को हम P लिख देते हैं, तो P के, अब आपको पता है ये चीज़ बच्चों, P के, हाँ ठीक है, P के आपने लिख दिया, ये चीज़ आपको पता है जो है a इज मच मच स्मॉलर देन x, तो a को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाएगा पी के अपॉन एक्स क्यूब, और उस पर कितना आया था पी के 2pk अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे दुगना लगता है, दुगनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है वो समझते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ पर लाइन से, जो मैंने अभी डेरिवेशन आपको कराए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं पहले। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको सबको पता होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ऐसे सरफेस जहाँ पे क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। जैसे आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ आपने एक सर्कल बना दिया, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूंगा तो ये भी होगी, ये भी होगी, यहाँ पे करूंगा तो तब भी सेम ही निकल के आएगी। ठीक है, अब क्या है, डज द चार्ज गिवन ऑन अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स वेदर हॉलो और सॉलिड। तो डिपेंड करता है, आपने किसी स्फेरिकल को मेटेलिक स्फीयर उस पर चार्ज दिया तो क्या डिपेंड करता है कि हॉलो या फिर सॉलिड, नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सरफेस पे। हॉलो या सॉलिड इस बात पे डिपेंड नहीं करता। गिव रीजन भी पूछा तो हमने रीजन भी दे दिया। ठीक है, a q charge moves from point A to B above a dipole, डाइपोल मोमेंट P बिलो द इक्वेटर, तो क्या होगा एक्सेलरेशन, वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन इसमें कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, A से B जा रहा है, जो पोटेंशियल इस जगह पर है वही पोटेंशियल इस जगह पे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे, दोनों सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन का यही तो फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू क्यू बी, यही तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है W/Q, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा VQ, ये तो होता है बच्चों। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिल ही नहीं रहा है, डाइपोल है, इधर से भी जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इधर से भी है, इधर से जो पोटेंशियल है पोटेंशियल इधर से भी है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म ए क्लोज लूप फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करते हैं, क्लोज लूप फाइंड करते हैं। देखो ये चौथा क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, बाकी क्या दे रखा है, ये चीजें दे रखा है एक्सियल लाइन वगैरह पे, ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आगे बढ़ते हैं जो मेन क्वेश्चन है बड़े बड़े। अब देखो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, अभी मैंने कराया टॉर्क का एक्सप्रेशन डेराइव कराया, वही चीज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, डेरिवेशन आपको लिखना है आराम से। बाकी क्या है, वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन का मैंने फॉर्मूला बनाया था, और इसमें क्या है, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का एंगल कितना होता है थीटा, और वो कितना होता है वो 180 होता है, तो स्टेबल का 0 डिग्री होता है और अनस्टेबल का 180 होता है। तो एक बार 0 रखोगे, एक बार क्या रखोगे, 180 रखोगे। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार 0 एक बार 180 रखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपको फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। बस ये ध्यान देना जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए। सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है, सॉल्व एक बार आप वीडियो पॉज करके जरूर करें। और यहाँ पर दे रखा है दो चार्जर की प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो चाहिए आपको फोर्स निकालने के लिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अरे आपको बस खाली फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो चाहिए। दोनों चार्जेस दे रखे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कैसे करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। डिस्टेंस फार्मूला कैसे, या नहीं भी करोगे तो भी दोनों z एक्सेस पे, एक -15 पे है एक 15 पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 30 होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, उसको मीटर में चेंज करना, आंसर आपका आ जाएगा। और ये पूछा है नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज 0 होगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। जल्दी से चलते हैं आगे, आगे क्या दे रखा है, आगे इसी को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसको भी आपको खुद से पढ़ना होगा। आगे नेक्स्ट, अच्छा अब ड्यू टू अ चार्ज रिंग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी इतने पे ही मुझे क्लास रोकनी पड़ेगी, बहुत लंबी हो जा रही है क्लासेस, और बाकी मेरी ऑफलाइन क्लासेस का भी टाइम हो रहा है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। आज हमने पहला स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे हम लोग टाइमिंग को इंक्रीज भी करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने रिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।